की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है, किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक यानी ईवी वाहन जो है उस पर रोड टैक्स और जो रजिस्ट्रेशन फी होता है उस पर 100% छूट प्रदान की है। यानी किस राज्य की बात कर रहा है, कौन सा राज्य ऐसा है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटका, बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा ये न्यूज़ जो है आप देखेंगे नवंबर महीने की है, ठीक है, नवंबर 2024 की न्यूज़ है। तो देखेंगे इसमें ये द हिंदू का आर्टिकल है, इसमें 17 नवंबर 2024 का न्यूज़ है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने 100% जो है छूट प्रदान की है किस पे, रोड टैक्स पे और रजिस्ट्रेशन फ़ी पे। आप कोई भी व्हीकल लेते हैं तो आपको रोड नया व्हीकल लेते हैं उस पर रोड टैक्स भी देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी देना पड़ता है, ठीक है, आरटीओ ऑफिस में। तो इस पे 100% छूट प्रदान की है। इससे लोग ज़्यादा जो है ईवी व्हीकल कंज्यूम करेंगे और हमारे एनवायरनमेंट को दिल्ली जैसा बनने में उससे मतलब सहायता मिलेगी। जैसे हम दिल्ली में देखते हैं पोल्यूशन, वैसा नहीं देखने तो मिलेगा, ऐसा सोचकर तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। और ये अब कब तक वैलिड है? 31 दिसंबर 2026 तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ तेलंगाना शहर के बारे में, राजधानी हैदराबाद है, 33 ज़िले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। बात करें क्या क्या वहाँ पर, अगर बात करें कल्चरल साइट या हेरिटेज साइट की बात करें, इस यूनेस्को की बात करें तो वहाँ पर रामाप्पा टेम्पल देखने को मिलेगा, चार मीनार भी आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा, वारंगल किला ये भी आपको हैदराबाद यानी तेलंगाना में, और फलकनुमा पैलेस भी देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें, क्योंकि ये बेसिक रिवीजन क्लास भी है, तो इसमें देखेंगे यूनेस्को में भारत में 43 साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाल फिलहाल में 2024 में आप देखेंगे तो इसमें अहोम डायनेस्टी का एक बरियल सिस्टम है, यानी यहाँ पर दफनाया गया है उनके डायनेस्टी के जो भी राजा महाराजा रहे वहाँ का मॉडर्न जो है उसे शामिल किया गया, ठीक है। इसका और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की यहाँ पर लिस्ट दी गई, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग हेरिटेज साइट की बात, वैसे यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट भी होता है, जिसमें आप देखेंगे हाल फिलहाल में गरबा को 2023 में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों तेलंगाना में कौन कौन सी नदी बहती है, तो ये भी जैसे स्टेट वाइज कभी रिवीजन करते हैं तो उसमें आपको काम देगा। इसमें देखिए कृष्णा नदी, कृष्णा नदी तेलंगाना में ही आपको नागार्जुन सागर आपको मिल जाएगा, निज़ाम सागर भी मिल जाएगा। और इस नदियों के बाद गोदावरी तेलंगाना से गुजरती है, उसकी सहायक प्राणहिता इंद्रावती है। और कृष्णा की बात करें तो ये भी देखेंगे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच बॉर्डर बना के गुजरती है। ये बेसिक जानकारी थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, इसने पूछा है किस राज्य ने 24 तटीय गांव यानी 24 कोस्टल जो विलेजेस हैं उनको यूनेस्को द्वारा सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन 1 उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी केरला। तो चलिए इसमें फटाफट आंसर दीजिए कि किसको दी गई है। इसमें देखेंगे तो हाल फिलहाल में एक सम्मेलन होता है, ठीक है, सेकेंड यूनेस्को आईओसी यानी अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग का जो है एक सम्मेलन होता है इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया में कहाँ पर? बांदा आचे में, 11 से 14 नवंबर के बीच, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो यूनेस्को द्वारा जो है उड़ीसा को जो है सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी गई। इसके अलावा बात करें तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। भारत का यानी अगर बात करें पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन 1 डिब्रूगढ़, बी गुवाहाटी, सी कोलकाता, डी दिल्ली। तो इसमें बताइए कि भारत का जो है या कह लें कि पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर बताइए। तो इसमें जो भारत का पहला बोडोलैंड महोत्सव आप देखेंगे तो 15 से 16 नवंबर के बीच आप देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को इंदिरा गांधी खेल परिसर में दिल्ली में जो है इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। और इस महोत्सव की सब्जेक्ट क्या था, यानी कि विषय क्या, थीम क्या थी? भारत, समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। ध्यान दीजिएगा इसमें महोत्सव वर्ष 2020 में जो है बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद जो है सुधार की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में मनाया गया था, ठीक है। अगर बोडोलैंड के बारे में आपने सुना होगा तो भारत के असम राज्य का एक स्वायत्त क्षेत्र है, ठीक है। तो आप देखेंगे भूटान और अरुणाचल प्रदेश का जो तलछटी एरिया है ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर आप देखेंगे तो 4 जिले इसमें शामिल हैं बोडोलैंड क्षेत्र पर, जिसमें कोकराझार, चिराग, बक्सा और उदलगुरी शामिल है, ठीक है। तो ये तो हो गई बोडोलैंड की बात। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसमें पूछा किस राज्य ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश,
बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटका। चलिए इसमें बताइए कि किस राज्य ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। तो इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने जो है सरकारी सेवाओं में 35% रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा अगर आपको पता है कि 2023 में जो है भारत सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, जो भारत का 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान था? इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा बात करें संविधान में, आप देखेंगे 73वां 74वां संविधान संशोधन 1993 में आप देखेंगे, जिसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं में आप देखेंगे वहाँ के निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट की रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान आपको ध्यान रखना है। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें, कुछ फैक्चुअल जानकारी की बात कर लेते हैं। अगर पूछा जाए कि महिलाओं का जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा किस लोकसभा टाइम पीरियड में था, तो आपको ध्यान रखना है 17वीं लोकसभा में, जो 2019-24 तक चला, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है महिला सांसद थी 78। ठीक है, और जो वर्तमान लोकसभा है उसमें आप देखें कितना है, 74 सांसद हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्लोबल लेवल पर आप देखेंगे तो संसद के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी निचला सदन की बात करें, तो उसमें देखें महिलाओं के मामले में भारत 185 देशों में 143वें स्थान पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी नोएडा, सी दिल्ली, डी बेंगलुरु। तो बताइए पारंपरिक ज्ञान के संचार प्रसार पर इंटरनेशनल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो देखेंगे ये लगभग 12 से 13 नवंबर की बात कर रहा है। तो हमारे 13 नवंबर का यह पीआईबी का पोस्ट है। इसमें आप देखेंगे तो ये जो सम्मेलन था, ये देखेंगे गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें क्या हो जाएगा, गुरुग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। भारत के शीर्ष डिफेंस निर्यात गंतव्य यानी स्थान के रूप में कौन सा देश उभरे हैं। भारत जहां सबसे ज़्यादा डिफेंस जो है एक्सपोर्ट करता है, अपना अपना माल बेचता है। ऑप्शन ए फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, बी फ्रांस, यूक्रेन, पोलैंड, सी फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, डी आप देखेंगे फ्रांस, अर्मेनिया, अमेरिका। तो देखेंगे तो पीआईबी पे ही ये अपडेट था, जिसे रक्षा मंत्रालय ने अपडेट किया था। तो भारत जो है 100 से अधिक जो है देशों को अपना जो है डिफेंस जो उपकरण है उसे बेचता है। अगर 2023-24 की बात करें तो शीर्ष 3 देश ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा हथियार बेचे जाते हैं। ठीक है, अब हथियार में जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट हो जाते हैं, हेलमेट हो जाते हैं, आप देखेंगे डोर्नियर विमान भी है, चेतक हेलीकॉप्टर भी है, और इंटरसेप्टर नौकाएं हैं। और इसके अलावा देखेंगे तो बिहार में जो मेड इन बिहार जूते होते हैं, जो रूसी सेना को जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी सप्लाई किए जाते हैं। इन टोटल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अमेरिका, फ्रांस, अर्मेनिया जो है ये शीर्ष जो है हमारे निर्यात स्थान है, जहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करते हैं। वही ओवरऑल बात करें तो भारत जो है सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से खरीदता है, तो रूस का जो है सबसे ज़्यादा हथियार खरीदा जाता है। ठीक है, वहीं अगर डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो 14-15 में आप देखेंगे 1941 करोड़ का हमने जो है हथियार जो है सप्लाई किया था। हथियार में ये सब आते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट में। इसके अलावा 23-24 की बात करें, इसमें जो है बढ़कर ये 21,083 करोड़ के लगभग हम लोगों ने डिफेंस का एक्सपोर्ट देखने को मिला है। अगर ओवरऑल की बात करें यानी हथियारों को हटा दें, तो 2023-24 में नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बना है, जहां पर हम लोग अपना सामान बेचते हैं। पहले स्थान पर अमेरिका और यूएई है। ठीक है, उसके बाद नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है। ये 23-24 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, 7 पूछा गया है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी वडोदरा, सी लखनऊ, डी गोरखपुर। तो आप देखेंगे जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है उसका उद्घाटन आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे गांधीनगर में किया गया 28 अक्टूबर 2024 को। तो यहाँ पर देखेंगे ये है स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस, और ये हैं हमारे प्रधानमंत्री, और ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पेड्रो सांचेस ने गुजरात के वडोदरा में C295 विमान के उत्पादन के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वडोदरा सही हो जाएगा। दोस्तों कुछ बातें ध्यान रखनी है। अभी हाल फिलहाल में रतन टाटा का निधन हुआ है, तो हो सकता है कि हमारे पीसीएस एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाए। टाटा
जी का जन्म 1937 से हुआ था। 2024 में इनका देहावसान हुआ। 1990 से 2012 तक ये टाटा समूह के अध्यक्ष रहे, ठीक है। और 2016 से फरवरी 2017 तक ये अंतरिम अध्यक्ष रहे। इनको कुछ पुरस्कार मिले हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भारत का दूसरा और तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म भूषण 2000 में दिया गया, पद्म विभूषण 2008 में दिया गया। और ध्यान रखिएगा 1991 में वे जे.आर.डी. टाटा के बाद जो है टाटा समूह के अध्यक्ष बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारी सरकारों ने, देशों ने उन्हें सम्मान दिया, जिनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, इसको आपको देख लेना है। कुछ और जानकारी है जिनको आपको रखना है। जैसे अगर बात करें टाटा ग्रुप बिजनेस एम्पायर की बात करें, उसमें कुछ योगदान रहा है। जैसे 2008 में टाटा ग्रुप ने फोर्ड और जगुआर जो लैंड रोवर है, ये इंग्लैंड की कंपनी है, इसको एक्वायर किया था, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो 2007 में कोरस स्टील का अधिग्रहण जो किया गया था टाटा समूह के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का एक्वायर किया गया था, तो इसकी चर्चा हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ओवरऑल देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा है कि 17वें भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन 1 गुजरात, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश में, डी मध्य प्रदेश में। यहाँ का लोकल जगह भी जैसे गांधीनगर हो गया, भुवनेश्वर, लखनऊ, भोपाल, इसका आंसर आप बताइए। तो अगर बात करें वार्षिक, जो ये वार्षिक सम्मेलन होता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट द्वारा किया जाता है, ठीक है, 2006 के लगभग इसकी शुरुआत होती है, तब से हर साल होता है। जो 17वां आयोजन किया गया था, ठीक है, ये आप देखेंगे गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके अलावा कुछ इसमें प्रदर्शनी में कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। भुवनेश्वर को जो है आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सिस्टम वाला शहर पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा श्रीनगर को आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चलित वाहन प्रणाली वाला शहर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो 18वां जो है भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन होगा, वो प्रदर्शनी 2025 में कहाँ पर, हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर किसके सम्मान में शुरू किया गया। डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर किसके सम्मान में शुरू किया गया। ऑप्शन 1 रेलवे के वीर शहीदों के सम्मान में, थल सेना के वीर शहीदों के सम्मान में, सी जल सेना के वीर शहीदों के सम्मान में, डी वायु सेना के वीर शहीदों के सम्मान में। तो इसमें बताइए डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर किसके सम्मान में शुरू किया गया। तो आप देखेंगे आरपीएफ द्वारा, यानी रेलवे पुलिस एक्शन फोर्स द्वारा, ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर शुरू किया गया, ठीक है। तो ये पीआईबी पर अपडेट है, ठीक है, 26 अक्टूबर 2024 की न्यूज है। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इसमें पूछा किस राज्य ने जीरो कैजुअलिटी मिशन को सफल घोषित किया। ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, बी केरल, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। तो जीरो कैजुअलिटी मिशन जो होता है ये अक्सर देखा जाता है, ये चक्रवात के संदर्भ में है, यानी एक देखेंगे ये है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ठीक है। तो उसमें प्रिपरेशन किया जाता है, जैसे ये देखेंगे साइकिल होता है, प्रिपरेशन किया जाता है कोई डिजास्टर आने से पहले, उसके रिस्पॉन्स में क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, रिकवरी, मिटिगेशन, यानी किसी भी जो इफेक्ट पड़ता है उसको कम किया जा सकता है, उसके उपाय किए जा सकते हैं। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास में आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, ये साइकिल है, ये आपको समझने की जरूरत है। हालांकि किस राज्य ने जीरो कैजुअलिटी मिशन को सफल घोषित किया है, तो आप देखेंगे द हिंदू का ये आर्टिकल, इसमें देखेंगे तो उड़ीसा सरकार के जो चीफ मिनिस्टर हैं मांझी जी सर, उन्होंने जो है जीरो कैजुअलिटी को जो है सक्सेसफुल घोषित किया है और दाना साइक्लोन के आने के बाद, ठीक है। तो वहां से दाना साइक्लोन के बाद लगभग 6 लोग जो है विस्थापित हो चुके थे, उनको धीरे धीरे अपने घर लाया जा रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। चक्रवात के बारे में आपको बताया, दाना के बारे में बताएं तो यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में आया था। ध्यान रखिएगा चक्रवात जो होता है एक लो प्रेशर एरिया वाला होता है। लैंडफॉल एक कीवर्ड है, इसको आपको ध्यान रखना है। लैंडफॉल वो होता है जैसे चक्रवात अगर समुद्र में, गहरे समुद्र में उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर जो है लो टेम्परेचर होता है, और यहाँ पर सॉरी हाई टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर होता है, ठीक है। लो प्रेशर डेवलप होता है जैसे जैसे ये ठंडा होता है, यानी समुद्र सतह से तट की तरफ आता है, ये ठंडा होता जाता है, तो एक एरिया आता है, यानी एक वो सीमा आती है जहां पर चक्रवात की गति धीमी हो जाती है, उसे लैंडफॉल कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आप यही ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और ध्यान रखिएगा जहाँ पर जो है लो प्रेशर डेवलप हुआ होता है उसके विपरीत आप देखेंगे हाई प्रेशर भी डेवलप हुआ रहता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, ठीक है। साइक्लोन में आप देखेंगे, साइक्लोन में क्या होता है, हवाएं जो है लो प्रेशर से ऊपर की तरफ उठती हैं। और एंटी साइक्लोन में क्या होता है, यहाँ पर ऊपर हाई प्रेशर होता है, नीचे लो प्रेशर होता है, हवाएं क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं, ठीक है। कन्वर्ज मतलब ऊपर फैलाव होता है, डाइवर्ज मतलब नीचे बैठती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए विश्व में कुछ साइक्लोन आते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। लोकल लेवल हरिकेन कहाँ आता है, आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। टाइफून ये आपको जापान में देखने को मिलेगा, ठीक है। साइक्लोन आप देखेंगे हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, उनके निर्माण के लिए क्या क्या दशाएं होती हैं, तो आप देखेंगे 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली एक बड़ी आपको समुद्री सतह होनी चाहिए। कोरियालिस बल की उपस्थित होनी चाहिए, ये कीवर्ड मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर हवा की गति में छोटे बदलाव देखने को मिलेंगे। लो प्रेशर का एरिया डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।